जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका दोस्त विनीत शर्मा और आप देख रहे हैं एग्जाम वार्ता। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने सीखा था भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित राष्ट्रपति के बारे में, बहुत विस्तार से पढ़ा था। आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं इससे संबंधित कुछ एमसीक्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, विधानसभा होती है, ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये सदन होते हैं। तो यहाँ बात हो रही है कि राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर, भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, लोकसभा के अनुमोदन पर या फिर राज्यसभा के अनुमोदन पर। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की या फिर या यूं कहें मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा का विघटन कर सकता है या फिर उसका सत्रावासन कर सकता है। तो ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 हमसे पूछ रहा है, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम कौन है। दोस्तों, युद्ध की घोषणा करना या फिर कानूनी रूप से उसमें शांति की घोषणा करना, कौन उसके लिए दायित्व संभाल सकता है। तो ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के द्वारा। जो आप राष्ट्रपति को शक्तियां मिली है, आपातकालीन शक्तियां मिली हुई है, आपकी विधायी शक्तियां मिली हुई है, बहुत विभिन्न प्रकार की शक्तियां मिली हुई है, उन शक्तियों का प्रयोग करके, उन शक्तियों का यूज करके राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा कर सकता है, शांति लगा सकता है, आपातकालीन की घोषणा कर सकता है। बहुत प्रकार की शक्तियां राष्ट्रपति को मिली हुई है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये महाभियोग की प्रक्रिया हमने पिछली वीडियो में बहुत विस्तार से पढ़ी थी, अनुच्छेद 61 के अनुसार, ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 61 के तहत भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया चलाई जा सकती है। मतलब किस स्थिति पर चलाई जा सकती है? संविधान के उल्लंघन करने पर, संविधान के उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। अनुच्छेद कौन सा है? वो 61। तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी इनमें से कौन सा होगा? सर्वोच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है? बिल्कुल नहीं है। लोकसभा को, लोकसभा अध्यक्ष को है, संसद के दोनों सदनों को है या फिर प्रधानमंत्री को है। तो फ्रेंड्स, हमने पढ़ा था कि महाभियोग दोनों सदनों में, किसी भी सदन में लाया जा सकता है, राज्यसभा हो या फिर लोकसभा हो। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि संसद के दोनों सदनों को अधिकार है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का। लेकिन उससे 14 दिन पूर्व, मैंने आपको कहा था ना कि 14 दिन पूर्व ये बताना आवश्यक होता है, उसकी सूचना देना आवश्यक होता है। प्रश्न नंबर 4, भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है। क्वेश्चन को ना ध्यान से सुनिएगा। यहाँ बात हो रही है राज्यसभा को मनोनीत करने की, कि राष्ट्रपति कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है। तो टोटल है दोस्तों 12। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि टोटल आपके जो राष्ट्रपति है वो 12 सदस्य को मनोनीत कर सकता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आंगल भारतीय को कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है। तो वो आएंगे दोस्तों ऑप्शन ए, 2। तो उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे कि आपके जो 12 सदस्य को मनोनीत कर सकता है राज्यसभा में, कौन? भारत के राष्ट्रपति। समझ रहे होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। अब आपको बताना है जो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से इसे कराया है। अप्रत्यक्ष विधि से होता है। किसके द्वारा होता है? निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। किसके द्वारा होता है? निर्वाचक मंडल के द्वारा। अब उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं? क्योंकि हमने ये भी पढ़ा कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, या फिर हमें ये मालूम ही है कि राष्ट्रपति के लिए हम वोट नहीं करते, हम चुनते हैं, अपने विधायकों को चुनेंगे या फिर सांसदों को चुनेंगे। लेकिन राष्ट्रपति के लिए तो चुनाव ही नहीं होता कि जिसमें आम जनता वोट डाल सके
लेकिन राष्ट्रपति का निर्वाचन तो होता है, उसमें वोटिंग भी होती है, तो वोट कौन करता है? तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अब देखो फ्रेंड्स, संसद के दोनों सदनों के सदस्य कौन कौन से सदन होंगे? आपका लोकसभा होगा और राज्यसभा होगा, उसके वो सदस्य जो निर्वाचित होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जो निर्वाचित होंगे, जो जीत गए हैं वो होंगे, और आपके राज्य की जो विधानसभाएं होती है, ठीक है, केंद्र शासित में विधानसभा होती है, उसके जो सदस्य होते हैं निर्वाचित, उनके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि इन सभी के मतों का मूल्य ना अलग अलग होता है, वो कैसे मूल्य कैलकुलेट किया जाता है वो भी मैंने सिखाया है। इससे रिलेटेड मैं पर्टिकुलर वीडियो ले आऊंगा। यदि आपको पिछली वीडियो में वो बात समझ नहीं आई होगी, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलते हैं अपने छठे प्रश्न की ओर। तो 6th क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा है। अब देखो फ्रेंड्स, हमने ये भी पढ़ा था कि योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए, जिसमें से एक योग्यता बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आयु सीमा की। तो 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए आपके राष्ट्रपति बनने के लिए। कितनी वर्ष की आयु होनी चाहिए? आप 35 वर्ष के होने चाहिए। भारत का नागरिक हो, ये भी एक क्या नाम शर्त थी। वो किसी लाभप्रद पद पर आसीन ना हो, ये भी एक शर्त थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह की कुछ शर्तें हैं, कुछ योग्यताएं हैं जो भारत के राष्ट्रपति होने वाले व्यक्ति पर होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 7, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हालांकि बहुत इजी प्रश्न भी है। अब बताइए फ्रेंड्स, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए, बी, सी और डी आपके सामने दिया गया है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, राजेंद्र प्रसाद आपके प्रथम राष्ट्रपति थे। अब आपको इनका कार्यकाल बताना है कमेंट सेक्शन में कि इनका जो कार्यकाल रहा वो कितना रहा। ये 2 बार राष्ट्रपति चुने गए लगातार, अर्थात 10 वर्षों तक कार्यरत रहे राष्ट्रपति के रूप में, 1952 से 1957 तक और 1957 से 1962 तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? अब बताइए फ्रेंड्स, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी आपके सामने है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति। पढ़ा था ना हमने कि भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? आपका राष्ट्रपति होता है। मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि संविधान के भाग 5 में, ठीक है, संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 तक, ठीक है, संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। किसका वर्णन है? संघ की कार्यपालिका का वर्णन। अब उस संघ की कार्यपालिका में कौन कौन होते हैं ये भी मैंने आपको बताया था। राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, मंत्रिमंडल होता है, आपका महान्यायवादी शामिल होते हैं। ये शामिल होते हैं आपकी किसमें? भारत की कार्यपालिका में, भारत सरकार की, ठीक है, भारत सरकार में, भारत सरकार की कार्यपालिका में। अब उस कार्यपालिका का, उस सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। हालांकि सब कार्य की जो शक्तियां हैं वो तो प्रधानमंत्री को है, ठीक है फ्रेंड, जो आपका प्रधानमंत्री होता है आपकी शक्तियां तो उसमें होती है, लेकिन जो भी काम होते हैं, आपका जो भी कानून बनता है वो आपका राष्ट्रपति की साइन के बाद ही कानून बनता है, अर्थात आपके राष्ट्रपति के नाम पर ही सारे कार्य होते हैं। प्रश्न संख्या 9, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? अब देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये आ जाता है कि राष्ट्रपति का पद इतना मेन है, हो सकता है राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, रिक्त हो जाए, तो तब उस स्थिति में कौन कार्य करता है? उपराष्ट्रपति कार्य करता है। अब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि राष्ट्रपति भी ना हो, उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब कौन कार्य करेगा? उस स्थिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो कार्य करेंगे राष्ट्रपति के रूप में। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, जब भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो शपथ ग्रहण होती है,
ठीक है, शपथ होती है। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि भारत के राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। और ये जो शपथ का सिलसिला है, ये सिलसिला चलता है अनुच्छेद 60 में। ठीक है, अनुच्छेद 60 के तहत भारत के राष्ट्रपति को उसके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। किसके द्वारा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलते हैं अपने आखिरी प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने की सलाह ली जाती है। अब देखिए फ्रेंड्स कि आपने भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया, उसमें वोटिंग करते हुए, ठीक है दोस्तों, या फिर कोई भी विवाद हो गया, तो कौन एलिजिबल है उसमें सलाह देने के लिए, उस विवाद को सुलझाने के लिए। ऑप्शन ए, बी, सी, डी आपके सामने दिया गया है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय में ही ये विवाद सुलझते हैं। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आज की वीडियो में ये 10 प्रश्न, हालांकि बहुत ज्यादा समय ले गया हूं मैं आपका 10 प्रश्न को कराने के लिए, लेकिन बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिली होगी इस वीडियो के माध्यम से। तो मुझे दीजिए इजाजत। चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।